हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। तो प्यारे दोस्तों, जो आप देख रहे हो जेके एसबी एग्जाम्स के रिलेवेंट मैंने एक मॉक टेस्ट आपके लिए लाया है। तो बेसिकली हुआ क्या था कि ऑफिशियल पेपर है ये लद्दाख एसएससी का, जो कि हमारा लद्दाख डिस्ट्रिक्ट लेह एंड कारगिल का एसएससी एग्जाम कंडक्ट करवाता है। और उनकी रिक्रूटमेंट निकली हुई थी, तो उनका एग्जाम्स अभी हो रहा है। तो आज का पेपर मुझे मिल चुका है, ये आज नहीं एक दो दिन पहले का पेपर है। एक स्टूडेंट ने मुझे सेंड किया था जो कि मेरे वीएलडब्ल्यू बैच में एनरोल्ड था। ठीक है, तो उसने किस तरीके से इस पेपर में 100% स्कोर किया, वो भी एसएससी के पैटर्न के सिलेबस के हिसाब से, मैथ्स एंड रीजनिंग से। राइट। तो आप अगर जेकेएसबी के किसी और एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो, तो आपके लिए ये एक ऑफिशियल मॉक टेस्ट रहने वाला है। स्पेशली मैं बात करूंगा जूनियर असिस्टेंट एंड वीएलडब्ल्यू एस्पिरेंट्स की। राइट। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम टारगेट क्या रखेंगे? टारगेट हम ये 50 क्वेश्चंस है। 50 में से अगर बात करेंगे तो रीजनिंग के है 25 क्वेश्चन और हमारे मैथ्स के है 25 क्वेश्चंस। राइट। सो टारगेट मेरा हमेशा की तरह से, जो कि मैं आपको पढ़ाता हूं, तो मैंने आपको क्या बोला, हम टारगेट 100% रखेंगे। बट स्टिल मैं थोड़ी सी रिलैक्सेशन देता हूं। अगर आपके 45 प्लस क्वेश्चन आउट ऑफ 50 ठीक होते हैं ना, तब आपको मैं देता हूं यहां पे 100% गारंटी कि आप मैथ्स और रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर करोगे किसी भी एग्जाम में। और बात करेंगे वीएलडब्ल्यू की, तो वीएलडब्ल्यू तो बहुत छोटी बात है, तो आप तो उसमें झंडे गाड़ ही दोगे। तो बात करेंगे स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट की डिटेल्स में आपको टेलीग्राम पे दूंगा। ठीक है, तो इसने वीएलडब्ल्यू वाले बैच में मुझे मतलब वो इनरोल किया हुआ था। तो किस तरीके से इसने वीएलडब्ल्यू का सिलेबस पढ़ के एसएससी वाले सिलेबस में अपने लद्दाख एसएससी वाले एग्जाम में 100% स्कोर किया हुआ है। और एक बच्चा है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन रीजनिंग से गलत हुआ है। तो उनकी डिटेल्स मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा और टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम अपना ऑफिशियल मॉक टेस्ट। राइट। तो चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बताने हैं इस गिवन फिगर में कितने। आप अगर काउंट भी करोगे तो डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा 16 है। अच्छा, ये इजी लेवल का क्वेश्चन है, इसको मैं ज्यादा डिस्कस यहाँ पे नहीं करूंगा। ठीक है गाइस, जो क्वेश्चन मुझे लगेगा ठीक है, मॉडरेट लेवल का है या हार्ड लेवल का है, उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ या करूंगा। ओके, चलिए जी, आइडेंटिफाई द फिगर दैट कंप्लीट्स द पैटर्न। अब इस पैटर्न को जो कंप्लीट करेगा फिगर, उसको आइडेंटिफाई करो। सीधा हमें ऑप्शन सेकंड नजर आता है एंड सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी। राइट। एक मिनट, चलिए जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा, आप मुझे एक काम करना, मुझे बता देना कि क्या मैंने आपको एज इट ऐसा क्वेश्चंस करवाए हैं अपने पेड बैचेस में कि नहीं। होगी एक बात। दूसरी बात, मुझे ये भी बताना कि इससे भी डिफिकल्ट मैंने पढ़ाया हुआ है कि नहीं पढ़ाया हुआ है। बिल्कुल पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो आप वहां पे क्रॉस चेक कर सकते हो। एक एक क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है और जेकेएसबी का लेवल इससे ज्यादा नहीं रहने वाला है। चलिए जी, ये वाला क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। एक सीरीज है हमारे पास, तो इसमें कुछ इस तरीके से नंबर है 16, फिर है हमारे पास 32, देन वो है 64 एंड फिर हमारे पास यहाँ पे ब्लैंक है। ओके, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 16 इंटू 2 करेगी 32, इंटू 2 करेगी यहाँ पे मल्टीप्लाई 32 इंटू 2 64। सो 64 को मल्टीप्लाई 2 करेंगे, देन आंसर शुड बी 128, 128 हमारा आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बता मैंने करवाए हैं कि नहीं करवाए हैं ऐसे क्वेश्चंस। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन बताओ। आइडेंटिफाई द फिगर दैट कंप्लीट्स द पैटर्न। नॉन वर्बल रीजनिंग से है, तो बताइए जी। तो हमें कुछ इस तरीके से फिगर दिख रही है ना, तो ये जो कांटे हैं ना, कांटे कांटे जो है ना, कुछ इस तरीके से होनी चाहिए हमारे पास, कुछ इस तरीके से। तो एक ही फिगर हमें दिख रहा है, फिगर नंबर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी शुड बी द आंसर। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। कहता है विनोद इज द ग्रैंडफादर ऑफ रिया, रिया इज द डॉटर ऑफ निखिल, गोरी इज द वाइफ ऑफ निखिल, सोहन इज द ब्रदर ऑफ निखिल, हाउ इज सोहन रिलेटेड टू रिया। बस जैसे जैसा कहता है वैसा वैसा करो। कहता है विनोद, विनोद ग्रैंड फादर है, ग्रैंड फादर है तो ट्रायंगल पे बंद करेगी क्योंकि मेल है। ये हो गया विनोद। ये ग्रैंड फादर है रिया का, ग्रैंड फादर यानी कि विनोद का कोई बेटा होगा और उसकी बेटी है, उसकी बेटी है रिया।
और यहाँ पे हमारी रिया आ जाएगी। ओके, देन उसके बाद रिया इज द डॉटर ऑफ निखिल। अब रिया डॉटर है निखिल की, दैट मीन्स यहाँ पे है ये हमारा निखिल भाई। ओके, देन उसके बाद गोरी इज द वाइफ ऑफ निखिल। गोरी इसकी वाइफ है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगी गोरी प्लस, यानी कि इसकी शादी हुई है किसके साथ, गोरी खान के साथ, ठीक है, गोरी के साथ। ओके, देन वी हैव सोहन इज द ब्रदर ऑफ निखिल। सोहन ब्रदर है निखिल का, ब्रदर मतलब भाई है, तो इसके मतलब बाजू में हम लिखेंगे ये इसका नाम क्या है, सोहन है भाई मेरे इसका नाम। ओके, सोहन इज द ब्रदर ऑफ निखिल। हाउ इज सोहन रिलेटेड टू रिया। सोहन अब रिया का क्या लगता है, अब देखो सोहन का भाई निखिल और निखिल की बेटी रिया, यानी कि सोहन रिया का अंकल लगता है, ठीक है। father's brother यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बनाओ, A, pit, A can paint a house in 18 days and B can do it in 36 days along with C. They did the job in 6 days only. Then in how many days C alone can do the job? Okay, भाई मेरे कहता है A किसी काम को करता है, पेंट करता है किसी हाउस को कितने दिन में, 18 दिन में, ठीक है। और बी इस काम को कर सकता है 36 डेज में, ठीक है। तो टोटल काम किस तरीके से हम 36 मान लेंगे, ये आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम हम लेते हैं एज टोटल वर्क। ए की इफिशिएंसी देखो 36 काम करेगा 18 दिन में, यानी कि 2 काम 1 दिन में करेगी, दैट इज इफिशिएंसी। और बी की इफिशिएंसी 1 यूनिट आ जाएगी 36/36। ओके, अब ए और बी कुल मिलाकर करते हैं कितने यूनिट, 3 यूनिट काम करते हैं, और सी की मदद से, ये काम को करते हैं, सी की मदद से ये इसी काम को कंप्लीट करेंगे कितने दिन में, करेंगे 6 डेज में, ठीक है। 36 को 6 डेज में कंप्लीट करेंगे, तो यानी कि इनकी इफिशिएंसी 6 यूनिट्स होगी। सो दैट मींस मैंने सी की इफिशिएंसी का पता लगा लिया कि सी की इफिशिएंसी अब कितनी है बेटा, सी की इफिशिएंसी है 3 यूनिट्स पर डे, ठीक है, 3 यूनिट्स पर डे, यानी कि ये 12 दिन में इस काम को कर सकता था, ठीक। ओके, नाउ देन इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कैन डू द जॉब। अगर सी अकेले में काम करेंगे तो अकेले में ये 3 यूनिट एक दिन में करता है, और टोटल इसको 36 यूनिट्स बनाने होंगे, तो टाइम इसको कितना लगेगा भाई मेरे, 12 डेज लगेगा, जो कि मैंने पहले ही निकाला था, एंड ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बनाओ, ये वाला सवाल बनाओ, रीजनिंग में मैथ्स का क्वेश्चन आया हुआ है, हालांकि मैथ्स के क्वेश्चन अलग है। चलो बनाओ, कहता है Amar sells his TV at a rate of 1540 and bears a loss of 30%. At what rate should he sell his TV so that he gains a profit of 30%? बस मैंने आपको पढ़ाया है, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका सेलिंग प्राइस है 1540 पे ये बेचता है, जहां पे उसको लॉस आता है 30%, यानी कि ये 70% की वैल्यू होगी। ओके, और उसको अगर कमाना है 30%, तो वो 130% में इसको बेचेगा। ओके, बस एक ही सेटअप में ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब देखो भाई मेरे 0 से 0 खत्म, ठीक है। 7 से ये 2 टाइम्स, देन 2 टाइम्स। ओके, 7 दूनी 14, एक यहाँ 7 दूनी 14, राइट। सो आंसर शुड बी 22 into 130, ठीक है। सो वो कितना आ जाएगा, 0 एंड में आ जाएगा, एंड 13 2s आर 26, और यूनिट डिजिट यहाँ पे 6 0 एक ही ऑप्शन में। देखो कैलकुलेट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, अगर करोगे भी तो 13 2s आर 26 प्लस 2 हो गया 28, आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, गेटिंग माय पॉइंट ना। नेक्स्ट बनाओ, ये वाला सवाल बनाओ। How many possible 2-digit numbers can be formed by using the digits 3, 5, 7? 3, 5 और 7 से हमें 2 डिजिट का नंबर कोई फ्रेम करना है, बताओ भाई मेरे, ठीक है। अब यहाँ पे पहला डिजिट में हमारे पास 3 चॉइसेस है, यानी कि 3 वेज में हम भर सकते हैं, और दूसरी में हम 2 वेज में भर सकते हैं, यानी कि टोटल 3 2s आर 6 वेज, ठीक है। 6 वेज में हम मतलब भर सकते हैं। अगर ये 8 है देन आंसर इज 9, ठीक है। अगर ये 6 है तो आंसर यही होगा, ठीक है। वैसे जो कैंडिडेट्स है उन्होंने अगर कोई भी ऑप्शन टिक किया होगा तो इसको रिप्रेजेंटेशन जा सकती है, ये क्वेश्चन मिल सकता है। अब बताओगे सर कैसे, ठीक है। अब यहाँ पे 3 चॉइसेस है, सपोज मैंने 5 पहले लिया, अब 2 चॉइसेस बाद में रह गई 3 और 7 में कोई नंबर मुझे लेना, ये हो गया एक तरीका। वे दूसरा तरीका, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों को, वो बोलते सर अगर रिपीटेशन अलाउड होगा,
अगर यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड होगा, ये तो विदाउट रिपीटेशन वाला केस हुआ। अगर रिपीटेशन यहाँ पे अलाउड हुआ तो पहले डिजिट की जगह हम 3 वेज में भर सकते हैं पहला डिजिट, और दूसरे डिजिट को भी हम 3 वेज में फिल कर सकते हैं। सो इन दिस केस 3 3 जार 9 वेज में हम इसको भर सकते हैं, 3 3 जार 9। तो इस केस में ऑप्शन बी भी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। लेकिन अब ये यहाँ पे अगर 8 है देन 9 इज करेक्ट आंसर। आई बात समझ? ओके जी, नेक्स्ट बनाओ, ये वाला सवाल बनाओ। different faces of the same dice are displayed, what is their number against the number 3? 3 के अपोजिट में हमें देखना है कौन सा नंबर आएगा। देखो 3 के एडजेसेंट फेस है 5 एंड 1, तो 5 एंड 1 हो ही नहीं सकता। हो गए दो ऑप्शंस खत्म, वेरी गुड। नाउ हम देखेंगे कि 3 के अपोजिट कौन सा फेस होएगा। ठीक है, तो देखो भाई मेरे यहाँ पे कॉमन फेसेस में देखो 5 और 5 कॉमन है, 5 और 5 कॉमन है। तो हम क्या काम करेंगे, हम क्लॉकवाइज चलेंगे, 5 से क्लॉकवाइज 3 पर पहुंचेंगे और 5 से क्लॉकवाइज 4 पे पहुंचेंगे, यानी कि 3 का अपोजिट फेस 4 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। राइट, नेक्स्ट बनाओ, ये वाला सवाल बनाओ। हमें इस मंडे का, हमारे पास एक वर्ड है MONDAY, मंडे का वाटर इमेज देखनी है। ये हो गया पानी, और वाटर इमेज देखनी है। अगर हम इस वाई को वाटर इमेज में देखेंगे ना, वाई को इस तरीके से वाटर इमेज में देखेंगे, तो ये वाई हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, और एंड पे आ जाएगा। ठीक है, और डी डी जो है ना वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, वो कुछ इस तरीके से मिलेगा डी। और ऐसा ऑप्शन हमारे पास एक ही अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर 4, जिसका एंड में हमारे पास वाई मौजूद है। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक लेवल क्वेश्चन। काउंट द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम इन द गिवन फिगर। काउंट करोगे बिल्कुल सीधा 6 आ जाएगा। अब मैंने 6 क्यों टिक किया, क्योंकि मेरे पास इसकी ट्रिक है। ठीक है, अदरवाइज अगर आपको ट्रिक नहीं आती है तो आप इसको काउंट भी कर सकते हो, देन यू विल गेट इजीली 16 एज आंसर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, ये वाला सवाल बनाओ। कहता है इफ 40 इज रिलेटेड टू 160, 40 रिलेटेड है 160 को। ठीक है, a certain logic following the same logic 120 is related to 480, 120 480 के रिलेटेड है। ठीक है, तो हमें बताना है 1200 के रिलेटेड कौन सा नंबर है, 1200 के रिलेटेड कौन सा नंबर है, ये हमें बताना है। आप अगर गंदी नजर से इसको देखोगे तो 240 इंटू करोगे 4 तो 160 मिलेगा, 120 इंटू करोगे 4 तो 480 मिलेगा, और कोई नंबर होगा जिसको इनटू मल्टीप्लाई में करेंगे 4 और वो हमें 1200 देना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, तो हम कुछ इस तरीके से निकालें, कोई नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, वो 1200 हमें देगा, यानी कि वो नंबर क्या होगा, फिर वो नंबर होगा 1200 अपॉन 4। ठीक है, तो वो सीधा निकल के आ जाएगा, डिवाइड करोगे, सो 300 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। बताओ, नेक्स्ट स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। इसका क्वेश्चन लेकिन मिसिंग है, लेकिन बहुत ही इजी है। इस तरीके से आपको देखना होता है और आंसर देना पड़ता है। आपको ये पेपर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच नंबर इंडिकेट्स ए टॉल इंडियन बट नॉट फेयर। ये इस क्वेश्चन के रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन है, मैंने अलग लिया है, तो आप इसको खुद से ट्राई कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट पे ये क्वेश्चन है। कहता है 8 गर्ल्स MNOPQRST एंड ST are sitting around a circle facing towards center। ओके, सिटिंग अरेंजमेंट है, सर्कल है, सेंटर की तरफ देखती है। ये होगी एक, इसके अपोजिट दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और 8। ठीक है, इस तरीके से हम बनाते हैं। ओके, कहता है ओनली 3 फ्रेंड्स आर सिटिंग बिटवीन P एंड S। P और S के बीच में खाली और खाली 3 फ्रेंड्स बैठे। अगर हम P को यहाँ पे मानेंगे 1 2 3 बीच में बैठे, यानी कि S यहाँ पे होगी। ठीक है, P एंड S। M is sitting to the immediate right of S। immediate right of S के बैठा है M। ठीक है, S का राइट कहाँ पे हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हम राइट देखते हैं। ठीक है, एम कहां पे बैठा है, एस के इमीडिएट राइट में, तो हमने एम को लोकेट किया। ओके,
राइट ऑफ एस एंड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर यानी कि आर के लेफ्ट में है, आर के लेफ्ट में है एम, और एम एस के राइट में है। ओके, ओनली एन इज सिटिंग बिटवीन एस एंड ओ। एस एंड ओ के बीच में सिर्फ और सिर्फ कौन बैठा है? एन। ठीक है, ओ यहां पे मानेंगे तो एन यहां पे आ जाएगा। ओनली एन इज सिटिंग बिटवीन एस एंड ओ। कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ओके, P is sitting second to the left of O। कहता है P बैठा है second to the left of O। वो तो हमें दिख रहा है कि P second है left of O। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई। ओके, who is sitting who is sitting second to the left of P? Second to the left of P। ओके, राइट। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कहता है, अब क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा है कि हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। लेफ्ट ऑफ पी के सेकंड, यानी कि यहाँ की ओर चलना है क्लॉकवाइज, लेफ्ट सेकंड। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, यानी कि आर इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। पी के सेकंड प्लेस पे कौन सा बैठा है? देखो, पहले प्लेस पे कोई ना कोई तो होगा, लेकिन सेकंड प्लेस पे आर है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बनाओ, ये वाला सवाल बनाओ। कहता है a man walks 1 kilometer to east and then he turns to south and walks 5 kilometer। ओके, बस सिंपल सा, जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे करेगी। एक आदमी 1 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चलता है। आदमी सपोज अगर यहाँ पे है तो ईस्ट की तरफ 1 किलोमीटर चलता है। ठीक है, देन उसके बाद अगेन ही टर्न्स टू साउथ एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। अब ये साउथ की तरफ जाता है और चलता है 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर चलता है किसकी तरफ? साउथ की तरफ। अगेन ही टर्न्स टू ईस्ट। अगेन वो अब ईस्ट की तरफ चलता है और 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर। अब ये चलेगा फिर से ईस्ट की तरफ। ओके, आफ्टर दिस ही टर्न्स टू नॉर्थ। अब ये नॉर्थ की तरफ जाता है। आफ्टर दिस ही टर्न्स टू नॉर्थ एंड वॉक्स 9 किलोमीटर। अब नॉर्थ की तरफ जाएगा, कितना? 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर। ओके, नाउ हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर है, यानी कि ये वाली डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। ये वाली डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। तो बताओ, पाइथागोरस थ्योरम से आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। देखो भाई मेरे, यहां से यहां तक 1 किलोमीटर है और यहां से यहां तक 2 किलोमीटर है। कुल मिलाकर हम बताएगी यहां से यहां तक कितना है। आप बोलोगे सर 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर, राइट। देन उसके बाद यहां से यहां तक 5, तो यहां से यहां तक 5, तो यहां इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 4 हो जाएगा, क्योंकि टोटल तो 9 है। टोटल तो कितना है? 9 है। टोटल 9 है तो 4 यहां पे हो जाएगा। सो 3 4 और ये एक्स हो गया 5 किलोमीटर। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, बेसिक्स था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बनाओ। क्या मैंने आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं करवाए हैं? सच बताना। ठीक है, तो चलिए जी बनाओ ये वाला सवाल। मैं थोड़ा सा रेस्ट करता हूं। चलिए, कहता है रीड द गिवन इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। केयरफुली पढ़ो, देन उसके बाद आंसर करो। ये क्वेश्चन एज इट इज एसएससी में सीजीएल वाले एग्जाम से कॉपी पेस्ट किया हुआ है, रिसेंट पैटर्न के हिसाब से। एसएससी में एज इट इज आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, सीजीएल की मैं बात कर रहा हूं। कहता है इफ एन प्लस टी, यहां पे डॉलर साइन है, के परसेंटेज एम परसेंटेज वाई, तो आपको बस ये बताना है। कहता है एन प्लस टी, प्लस का मतलब पहला दूसरे की सिस्टर होती है, यानी कि एन इज द सिस्टर ऑफ टी। एन इज द सिस्टर ऑफ टी। ओके, टी डॉलर साइन के, ए डॉलर साइन बी, पहला दूसरे का भाई होता है, यानी कि टी इज द ब्रदर ऑफ के। टी इज द ब्रदर ऑफ के। ओके, नाउ के परसेंटेज एम, ए परसेंटेज बी, पहला दूसरे का लड़का होता है, बेटा होता है, यानी कि के इज द सन ऑफ एम। के इज द सन ऑफ वट एम। ओके, एंड एम इज द सन ऑफ वाई, और एम भी सन है किसका? वाई का। ओके, ये हो गया हमारा फैमिली ट्री। देन हाउ इज एन रिलेटेड टू वाई? एन वाई को क्या लगता है? एन वाई को क्या लगती है? ठीक है, तो देखो भाई मेरे, वाई का बेटा है एम और उसका बेटा है के और उसकी बहन है एन। ठीक है, यानी कि वाई की ये लगती है बेटे की बेटी। उसके बेटा जो सन है, एम इज द सन ऑफ वाई, और उसकी लड़की है, उसकी बेटी है एन। ठीक है, यानी कि ये इसकी लगती है पोती। क्या लगती है? पोती। पोती मतलब ग्रैंड डॉटर। ओके, नेक्स्ट बनाओ, ये वाला क्वेश्चन बनाओ। कहता है सिलेक्ट द लेटर क्लस्टर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। क्वेश्चन मार्क को जो रिप्लेस करेगा
उसी को आप यहाँ पे बनाओ। ठीक है, BZCEXFHVIKLKTL देन क्वेश्चन मार्क। ओके, बना 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 बना। ठीक है, ओ एक ही ऑप्शन टिक। ठीक है, कैसे? मैंने लास्ट वाला पकड़ा, देखो CDEFFGHI JKL, अब एल है, MNO, यानी कि कोई ऑप्शन और उसके लास्ट पे क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ठीक है, मैं लास्ट लास्ट को पढ़ता हूं और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थिंक विदाउट इंक वाला काम है। ठीक, मैंने पहला वाला क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि ओ यहां पे फंस जाता। ठीक है, मैंने लास्ट वाला ही क्यों पकड़ा? क्योंकि इजीली ये एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, मुझे ठीक लगा, मैंने किया, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट बनाओ ये वाला क्वेश्चन। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन इन द फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ की तरफ इशारा दिखाता है। कौन इशारा दिखाता है? विक्रम। ठीक है, कहता है, विक्रम कहता है ही इज द सन ऑफ माय वाइफ्स फादर्स इन लॉ। ठीक है, ओके, समीर, समीर हैज ओनली वन सन, हाउ इज पर्सन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू विक्रम। बनाओ, थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है लेकिन डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, आप बना सकते हो। आई होप कि आपने कोशिश करी होगी लेकिन दाल नहीं गली होगी। चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं। ओके, विक्रम कहता है, विक्रम अब कहता है, सपोज हम विक्रम को यहां पे मान लेते हैं, दिस इज विक्रम। ये कहता है, किसी आदमी की तरफ उंगली दिखाता है और कहता है ही इज द सन ऑफ माय वाइफ फादर इन लॉ। कहता है जो मेरी वाइफ है, जो मेरी वाइफ है, ये शख्स मेरी वाइफ के फादर इन लॉ, यानी कि इसका बाप, खुद का बाप। ठीक है, फादर इन लॉ, उसके बेटे का बेटा, उसके बेटे का बेटा है। ठीक है, उसके बेटे का बेटा है। तो यहाँ पे ये इसकी तरह बेसिकली यहाँ पे ये उंगली दिखाता है। कहता है देन समीर, समीर हैज ओनली वन सन। ठीक है, तो कहता है समीर का सिर्फ और सिर्फ एक ही बेटा है। हाउ इज पर्सन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू विक्रम। विक्रम को ये पर्सन क्या लगता है? ये पर्सन विक्रम के क्या लगता है? तो सीधा हम फैमिली ट्री से बता सकते हैं ये इसका बेटा लगता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बनाइए वाला सवाल। इजी है, एनालॉजी के रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको मैं ये होमवर्क देता हूं तो आप ये बनाओ। ओके, ये वाला बनाओ। शेफ इज रिलेटेड टू किचन इन द सेम वे टीचर इज रिलेटेड टू व्हाट। ठीक है, शेफ जो होता है ये कहाँ पे काम करता है? ये किचन में डिशेस वगैरह तैयार करता है। ठीक है, तो टीचर जो है, टीचर जो होएगा वो क्या काम करेगा? वो पढ़ाता है, लेकिन कहाँ पे पढ़ाता है? क्लासरूम में पढ़ाता है। ठीक है, ये क्लासरूम में होता है। कहाँ पे होता है? क्लासरूम। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, select the correct option that indicates the arrangement of the following words in a logical order। लॉजिकल ऑर्डर में हम इसको अरेंज करना है। ठीक, ओके जी, पहले क्या आ जाएगा? मंथ आ जाएगा पहले। ठीक है ना, पहले क्या आ जाएगा? मंथ आ जाएगा। अच्छा, मंथ का कोड है 2। मंथ का कोड क्या है? यहाँ पे 2 है ना, लेकिन 2 तो किसी ऑप्शन में पहले नहीं है, तो यानी कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें चलना है। ठीक है, ये हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में चलना है। तो सबसे लास्ट में आ जाएगा मंथ, यानी कि 2। ठीक है, मंथ के बाद क्या आ जाएगा? ईयर, यानी कि 3। ओके, और ईयर के बाद आते हैं 10 साल, यानी कि डिकेड, यानी कि 4। ओके, और फिर डिकेड के बाद आती है सेंचुरी, यानी कि 100 साल। ठीक है, यानी कि 1, और सबसे पहले आ जाएगा मिलीनियम, यानी कि मिलियन ईयर्स, यानी कि 5। सो करेक्ट सीक्वेंस शुड बी 51432। 51432 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ? नेक्स्ट, चलिए बनाओ ये वाला सवाल बनाओ। इसको हमें क्या करना होता है? फटाफट पहले काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 कुल मिलाकर ये अगर सपोज 20 होंगे तो 4 4 या 5 5 में आप इसको डिवाइड करोगे। ठीक है, 4 4 या 5 5 में आप इसको डिवाइड करोगे। लेकिन एक और ट्रिक मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा जिससे आपको ये जल्दी क्लियर हो जाएगा। हमें यहाँ पे डबल सी मिल रहा है, डबल ए मिल रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं ये सीरीज इस तरीके से है। यहाँ पे डबल सी मिल रहा है तो सी यहाँ पे आ जाएगा, और फिर डबल ए है ना, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक है, तो हमें कुछ पैटर्न कुछ इस तरीके से दिख रहा है। क्या? BAACC, फिर यहाँ पे अगर मैं के लगाऊं, ठीक है, यू, फिर यहाँ पे बी। ठीक है, फिर यहाँ पे अब देखो के बाद यू है तो यहाँ पे यू आ जाएगा।
देन उसके बाद सी सी डबल है ना, सी सी डबल ए, या हम कहेंगे के पहले क्या है सी, ओके सी यहाँ पे आ जाएगा, और सी से पहले क्या होता है सी ही होता है, ठीक है। एक सी लिया तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ऑब्वियसली बी आ जाएगा। तो पैटर्न क्या बना, बी ए सी यू ए के बी सी, ए के बी सी, कौन सा ऑप्शन होगा, जो ऑप्शन होगा उसी को हम आंसर करेंगे। बी ए सी यू ए के बी सी यानी कि ऑप्शन फर्स्ट। ओके, इस तरीके से भी मैंने आपको एज इट इज क्वेश्चन करवाए हैं और शॉर्ट ट्रिक्स भी बताए हुए हैं, ठीक है। चलिए जी, select the correct option that indicates the arrangement of the given words in the order in which they appear in the English dictionary। English dictionary में जो words पहले appear होगा उसको इसी हिसाब से, उसी order में, उसी sequence में लिखना है। सबसे पहला word कौन सा appear हो जाएगा, देखो PRAC है, PRAG है, CG, पहले C आएगा फिर G आएगा, यानी कि पहले तीसरा फिर पहला, पहले तीसरा फिर वन, ऑप्शन वन। अच्छा, अब देखो भाई मेरे, PRE ठीक है, यानी PREC दोनों कंट्रैक्ट कर रहे हैं ना, PRECI ठीक है, यानी कि फिर छठा आ जाएगा और फिर चौथा आ जाएगा, फिर चौथा 3164 एक ही ऑप्शन में, दैट इज ऑप्शन सी। बस पूरा सॉल्व नहीं करना है, पूरा सॉल्व नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज JOVIAL, देखो भाई मेरे JOVIAL का मतलब है हमारे पास PUB राइट। तो चलिए जी, टेंडर को कुछ इस तरीके से लिखा है, TENDER, इस तरीके से स्पेलिंग है ना टेंडर, उसको लिखा है ZKT JKX, ठीक है। हमें स्ट्रिंग लिखना है, स्ट्रिंग का कोड वर्ड क्या आएगा STRING, स्ट्रिंग, ठीक है। ओके, हम निकाल सकते हैं इसका, हम इसका फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। आई, देखो पहले जो वर्ड आपको क्लियर हो रहा है ना, जल्दी क्लिक हो रहा है, तो उसी को ध्यान में देखो। आर का अपोजिट है एक्स यहाँ पे, यानी कि एक्स, और तीसरी प्लेस वैल्यू पर एक्स हमें एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, दैट इज ऑप्शन बी, है ना, YZX, ठीक है। यहाँ पे कुछ आएगा, यहाँ पे कुछ आएगा, और तीसरी प्लेस पे एक्स आ जाएगा, और तीसरी प्लेस पे एक्स हमें एक ही ऑप्शन में है। तो इस तरीके से प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना होता है, पूरा सॉल्व नहीं करना होता है एग्जाम में। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाओ, इफ नोएडा इज रिटन एज OPJEB देन व्हाट विल बी द कोड फॉर दिल्ली, ठीक है भाई मेरे, बस हमें इसको समझना है। देखो क्या होता है, NOIDA नोएडा, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे क्या है, OPJEB, ठीक है। अब देखो यहां से यहां तक +1 हो रहा है, एन के बाद ओ आ रहा है ना, ओ के बाद क्या आ रहा है, पी आ रहा है, आई के बाद क्या आ रहा है, जे आ रहा है, डी के बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ठीक है। ए के बाद क्या आ रहा है, ए के बाद बी आ रहा है। देन दिल्ली का क्या होगा, दिल्ली DELHI, डी के बाद क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, ठीक है। ई तो चारों ऑप्शन में, देन आगे ई के बाद एफ, EF तो चारों के पास है, फिर एल के बाद क्या आता है, एम, EFM तो यहाँ पे दो ऑप्शन में फिर से फंस गए, है ना। फिर एच के बाद क्या आता है, GHI आता है ना, आई, और आई के बाद क्या आता है, जे आता है। अगर आप पीछे से सॉल्व करते तो आप डायरेक्ट इसको टिक करते, ऑप्शन सी को आप डायरेक्ट टिक कर सकते थे अगर आप पीछे से सॉल्व करते, ठीक है। ये होती है टेक्निक्स, लेकिन बाय द वे कोई मसला नहीं है, आप काबिल बच्चे हो तो आप कर सकते हो। चलिए जी, ये वाला क्वेश्चन बनाओ, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करिए। क्या है, 28 डिवाइड बाई 7 इंटू 5 प्लस 8 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 -1, अगर ये -1 होगा तो ठीक है। ओके, नाउ पहले डिवाइड और मल्टीप्लाई साथ में करते हैं। 28/7 कितना होता है, 4 इंटू 5 यानी कि 20, प्लस 8 4 जार, या इस तरीके से 4 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 2 इंटू 8 यानी कि 16 -1, ठीक है। सो 20 प्लस 15 कितना होता है, 35 आंसर, ठीक है। अब ये -1 मैंने पहले ही घटाया था। नेक्स्ट,
कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 2400 इफ वन ऑफ द नंबर इज 6 टाइम्स द अदर नंबर देन द सम ऑफ बोथ नंबर्स इज, सम हमें निकालना है। कहता है दो पॉजिटिव नंबर्स है, एक अगर x है, दूसरा उससे 5 टाइम्स 6 टाइम्स, इफ वन ऑफ द नंबर इज 6 टाइम्स द अदर नंबर, यानी कि पहला अगर 1x है तो दूसरा नंबर क्या होगा 6x होगा। कहता है इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट है 2400, कितना 2400, तो नंबर्स का सम बताना है। सम इनका क्या होगा भाई मेरे, सम इनका होगा 6x और 1x यानी कि 7x, और 7x यानी कि मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 7 हमारे पास एक ही ऑप्शन है, आप टिक कर सकते थे। ठीक है, ये हो गया डायरेक्ट प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना। दूसरा होगा हम बेसिक से करेंगे, चलो बेसिक से ही करते। x इंटू 6x कितना होता है, आप बोलोगे सर 6x स्क्वायर किसके इक्वल है, 2400 के इक्वल है। ठीक है, तो x स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालेगी तो 6 चुके 24 0 तो x की वैल्यू अगर निकालेगी तो वो हो गया 20 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो ये खत्म हो जाएगी, तो x इज इक्वल टू 20, राइट। तो सम हमें निकालना है, तो सम हमें निकालना है। सम कितना है, x प्लस 7x, x प्लस 6x, x प्लस 6x इज इक्वल टू 7x और x की वैल्यू हम पुट करेंगे 20, क्या होगा 7 इंटू 20 इज इक्वल टू 140। तो इस तरीके से भी आप इसको बना सकते थे एग्जाम में। बताओ कोई मुश्किल। नेक्स्ट, if 23 is coded to n number we get 9 less than 5 times of this number, what is that number। ठीक है, कहता है if 23 is added to n number, अगर हम 23 किसी नंबर के साथ ऐड करेंगे, नंबर हम x मान लेंगे, we get 9 less than 5 times of this number। ठीक है, तो हमें मिलता है कि इस नंबर के 5 टाइम्स से 9 कम। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, अगर 23 हम किसी नंबर को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाता है उस नंबर के 5 टाइम्स से 9 कम, 9 लेस। ठीक है, बस सॉल्व करेंगे। 23 प्लस एक्स इज 23x और 5x को यहां पे लाएंगे, 5x को अगर हम यहां पे लाएंगे या x को वहां पे लेंगे, 9 को यहां पे लाएंगे, 9 को यहां पे लाओ तो 23 प्लस 9 हो जाएगा 32। ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, x को वहां पे ले लो तो वो सब्ट्रैक्ट होके जाएगा 4x और x की वैल्यू हमें निकल के आ जाएगी 32/4। ठीक है, x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 8 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। बताओ कोई मुश्किल। नेक्स्ट, अब मैथ्स का सफर हुआ है, पहला क्वेश्चन हमने टपका दिया, दूसरा बनाओ ये वाला सवाल। बच्चों को डर लगा होगा इस क्वेश्चन से, लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल निकम्मा सा क्वेश्चन है। सर्ट्स एंड इंडिसेस से ये क्वेश्चन आ गया, बेसिक नंबर सिस्टम जिसको हम कहते हैं। ठीक, तो चलिए जी, इसको हमने बेसिकली अंदर से सॉल्व करके आना होता है बाहर की तरफ, अंदर से सॉल्व करके आना होता है बाहर की तरफ। आपको वैसे ट्रिक्स भी बहुत सारी मिल जाएगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, लेकिन मैं आपको सिंपली बताता हूं। ये 64 को उठाओ, इसका मतलब है रूट 64 है ना, रूट 64 का मतलब होता है 8, तो यहाँ पे 8 है, तो इसको खत्म करो। अब 8 प्लस 41 कितना होता है 49 और ऊपर रूट है। ठीक है, यानी कि ये रूट 49 का मतलब होता है 7, 7 7 49 है ना, तो 7 यानी कि यहां तक कहानी इतनी है कि ये 7 है। ठीक है, ओके। अब 7 29 के साथ ऐड करो, 7 प्लस 29 और ऊपर रूट कितना हो जाएगा 36, यानी कि रूट 36 का मतलब क्या होता है भाई मेरे 6, यानी कि यहां तक ये कहानी अब 6 बन गई। ठीक है, पहले कहानी थी यहाँ पे 8। ओके, नाउ अब ये 6 प्लस 19 कितना होता है 25 और उसके ऊपर रूट 25 का मतलब 5 होता है। ओके, तो यहां तक ये अब बन गया हमारे पास 5। ओके, नाउ 5 प्लस 11 कितना होता है 16 और उसके ऊपर रूट 16 का मतलब होता है 4 और 4 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। A sold an article to B at a profit of 25%. B sold to C at a loss of 12%. If C paid rupees 1650, then how much did A pay for it? Easy question है, सक्सेस भी हो जाएगा, 100 मान के भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सक्सेस इज द बेस्ट मेथड। ओके, ये हो गया इनिशियल और ये हो गया फाइनल। ओके, नाउ क्या करेंगे, A B को बेचता है 25% प्रॉफिट, यानी कि 4 पे अगर लाया 5 बेच दिया। ठीक है, क्योंकि 25% की फ्रैक्शन 1/4 मैंने कैसे किया आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद
बी बेचता है सी को एट लॉस ऑफ 12%, लॉस ऑफ 12%, 12% की फ्रैक्शन मुझे बता 12/100 यानी कि 3/25। ठीक है, अगर इसने 25 में खुद खरीदा था तो ये 3 कम लॉस लॉस पे ये बेचता है ना, 3 उससे कम यानी कि 22 में बेचता है। ठीक, कहता है बस अब इनिशियल और फाइनल देखो, 5 1 जार 5, 5 5 जार 25। ठीक है, 4 5 जार 20 और यहाँ पे क्या रहेगा 22। अब कहता है सी पे करता है इतना, यानी कि 22 यूनिट्स की वैल्यू क्या है 1650, और इसकी वैल्यू हमें इनिशियल वैल्यू हमें निकालनी है कि ए ने कितना पे किया होगा। ठीक है, ओके डियर, चलिए जी बनाओ। ये वाला क्वेश्चन बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो क्या करेंगे 1650 को डिवाइड करेगी 22 से, और जो निकालना है हमें 20 निकालना है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब देखो ये जाएगा 2 से 10 बार और ये जाएगा 11 बार। अब ये 11 का 11, 11 का 11 और कितने बचे यहाँ पे 5, 11 पचे 55 और 0, सो वो कितना मिलेगा 150 इंटू 10 कितना हो गया 1500, और 1500 इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट बनाओ ये वाला सवाल। कहता है if the two angles in a triangle ABC are angle A is equal to 30 degree, angle B is equal to 90 degree, then what is the angle C? ठीक है, तीन एंगल है, एंगल ए हमारे पास है 30 डिग्री, और एंगल बी हमारे पास है 90 डिग्री, और एंगल सी हमारे पास कितना होगा यह हमें बताना चाहिए। यह हमें बताना है सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होता है 180 डिग्री, किसी ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। और एंगल सी अगर हमें निकालना है तो 180 से दो एंगल्स का सम हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो वो कितना होता है 120, तो एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंड 60 डिग्री यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। राइट, तो कुछ इस तरीके से भी ट्रायंगल आप बनाओ। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया हमारे पास बी सी। अब ए है हमारे पास 30 डिग्री, बी है हमारे पास 90 डिग्री, और सी हमारे पास अल्टीमेटली ये एंगल हमारे पास 60 डिग्री होएगा। ठीक है, क्योंकि सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच व्हेन डिवाइड 166, 150 एंड 134 आर डिवाइडेड द रिमाइंडर इन ईच केस इज 6। 6 हमें रिमाइंडर बचता है हर केस में। ठीक है, अगर हम 166 को 150 को और 134 को डिवाइड करेंगे किसी नंबर से इन ऑप्शंस में छुपा होगा तो 6 रिमाइंडर बचता है, यानी कि वो कौन सा नंबर होगा जो पूरा पूरा काटता होगा, तो 6 रिमाइंडर बचता है, यानी कि नंबर 160 पूरा पूरा कट जाता होगा, यहाँ से 144 कट रहा होगा, और यहाँ से कितना 128 कट रहा होगा। ठीक है, तो बताओ कौन सा नंबर होगा ग्रेटेस्ट नंबर। अब देखो 25 तो होगा नहीं। ठीक है, 25 तो होगा नहीं, बाकी दो ऑप्शंस भी चेक करेंगे। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है HCF जो इनको डिवाइड करेगा। ठीक है, तो HCF निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया है, डिफरेंस बताया। अब डिफरेंस यहाँ पे 16 है, क्या है 16 है, तो 16 आप इसको भी डिवाइड करेंगे, इसको भी और इसको भी ऑब्वियसली डिवाइड करेंगे, यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज 16। ओके, ना 26 करेगा ना 24 करेगा। बात आई समझ। चलिए, कहता है if a man was to sell his chair for rupees 720 he would lose 25%, to gain 25% he should sell it for। किसी आदमी को कहा जाता है कि आप 720 रुपए में किसी चेयर को बेचो, जब वो बेचता है तो उसको लॉस हो जाएगा 25%, 25% लॉस, यानी कि ये जो इसकी सेलिंग प्राइस है 720, ये 75% की वैल्यू है, ये 75% की वैल्यू है, यानी कि 75। और अगर उसको कमाना है 25% यानी कि 100 प्लस 25, तो 125 यूनिट्स में उसको बेचनी पड़ेगी, 125% में उसको बेचनी पड़ेगी। अब परसेंट तो इस तरीके से होता है, परसेंट से परसेंट तो कट जाता है, तो इसको लिखने की जरूरत होती नहीं है, तो इतना दिक्कत वाला काम आप मत किया करो। ठीक है ना, तो 25 से 5 बार, 25 से ये 3 बार, 3 से ये एक बार, 3 दूनी 6। ठीक है, 3 चुके 12 और 0, तो आंसर शुड बी व्हाट 240 इंटू 5, यहाँ पे 0, 5 चुके 20, 2, 5 दूनी 10, तो 1 हो गया 2 हो गए 12, ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बनाओ ये वाला सवाल बनाओ। कहता है पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर विद साइड लेंथ ए इज,
क्या रहा है, पैरामीटर क्या होता है स्क्वायर का। अब स्क्वायर हमें पता है इसके चारों के चारों साइड्स इक्वल होते हैं। ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, और ये साइड इस साइड के। अगर ये ए होगा, ये भी ओ ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। सो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज, सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज, या आप बताओ साइड्स, ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पेरीमीटर अब क्या होगा, पेरीमीटर अब क्या होगा आप मुझे बताइए। एक ए, दो ए, तीन ए, चार ए, यानी कि 4a विल बी द पेरीमीटर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बनाओ ये वाला। व्हाट इज 8 प्लस 24 डिवाइड बाई 4 इंटू 3? क्या है, 8 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3। ठीक है, तो पहले हम डिवाइड को फिर मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं। 24 डिवाइड बाई 4 कितना होता है 6, देन 6 इंटू 3 कितना होता है 18। सो 18 और प्लस में कितना है 8, 18 प्लस 8 इज इक्वल टू 26, 26 ऑप्शन डी। बताओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, ये वाला सवाल बनाओ। द नंबर 10 इंटू 8 प्लस 8 इन यूजुअल फॉर्म इज, तो बताना है ये यूजुअल फॉर्म में कौन सा ऑप्शन को सेटिस्फाई करेगा। क्या है हमारे पास 10 इंटू 8 प्लस 8, ठीक है, पहले मल्टीप्लाई करेगी, 10 8 जार 80, 80 प्लस 8 इज इक्वल टू व्हाट 20, 88, 88 ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट बना ये वाला सवाल। The present population of a town is 35,000. If the population increases at the rate of 10% per annum in the next 3 years, then what will be the population after 3 years? 3 साल के बाद पॉपुलेशन क्या होगी अगर 10% हर साल पॉपुलेशन बढ़ती है। तो सक्सेस से हम इसको सॉल्व करते हैं, और भी मेथड से 100 मान के भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन सक्सेस इज द बेस्ट मेथड। तो हर साल 10% बढ़ती है, ठीक है, ये हो गया इनिशियल और ये हो गया हमारा फाइनल, ठीक है, राइट। देन 10% पहले साल यानी कि 10 से 11 हुई होगी, दूसरे साल फिर से 10 से 11, और तीसरे साल भी 10 से 11 हुई होगी, ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर 10 10 जार 100 100 इंटू 10 कितना होता है 1000, यानी कि 1000 से कितनी होगी, ये होता है 1331। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया इनिशियल, ये हो गया 3 साल बाद, लेकिन इनिशियल में पॉपुलेशन कितनी है 35,000 है, 35,000 है। तो आप बोलोगे सर 1035,000 यानी कि ये 35 टाइम्स है, 1000 को 35 से मल्टीप्लाई करेगी तभी तो हमें 35,000 मिल जाएगा। तो ये पॉपुलेशन हमें निकालने के लिए हमें इसको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई 35 से, ठीक है। तो जब आप 1331 को मल्टीप्लाई करोगे 35 से, तो देखो 5 1005, यानी कि कोई नंबर तो मिलेगा उसके यूनिट डिजिट पे 5 हो जाएगा। अब 5 यूनिट डिजिट पे एक ही ऑप्शन को है, ऑप्शन सेकंड, पूरा मल्टीप्लिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट कहता 18 बुक्स वेट 6 kg। ओके, व्हाट विल 6 बुक्स वेट? कहता है 18 किताबों का 18 बुक्स 18 बुक्स का वेट है कितना 6 kg, 6 kg। तो 6 बुक्स का वेट कितना होगा, 6 बुक्स का वेट कितना होएगा, ये हमें निकालना है। तो 18 को 6 बनाया गया है, कैसे बनाया गया है, इसको तो डिवाइड किया गया है 3 से। 18 डिवाइड बाई 3 6 होता है ना, तो यहां से भी हम डिवाइड करेंगे 3 से, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा 2 kg। 2 kg इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट बनाओ ये वाला सवाल बनाओ। 6 ग्राम ऑफ सॉफ्रन कॉस्ट्स ₹36, व्हाट विल 10 ग्राम कॉस्ट्स? कहता है 6 ग्राम साफरान की कीमत है 36 रुपए, और 10 ग्राम की कितनी होगी, ठीक है, 6 का 6 6 6 36, 6 10 आर 60 रुपीज, 60 रुपीज इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। ये आपसे हो जाना चाहिए यार, इतना बेसिक क्वेश्चन है, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। नेक्स्ट कहता है द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 64 मीटर, व्हाट इज इट साइड्स? इसकी साइड क्या होंगी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया स्क्वायर कुछ इस तरीके से होता है और उसके चारों के चारों साइड्स इक्वल होते हैं। अगर ये ए होगा, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, यानी कि ए ए ए ए, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होता है 4a हो जाएगा। कहता है 4a ये नहीं है बल्कि 64 मीटर है। ओके राइट, तो हमें बताना साइड ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 64 डिवाइड बाई 4, तो काटो इसको, वहां पे आंसर कितना आ जाएगा 16 मीटर। 16 मीटर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट बनाओ ये वाला सवाल। कहता है द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन अ स्कूल हैविंग 1440 स्टूडेंट्स इज 3:5। ठीक है, 3:5 इनका रेशियो है। ये हो गए गर्ल्स, ये हो गए हमारे बॉयज। ठीक है, इनका रेशियो है 3:5। 3:5 के रेशियो में ये बच्चे हैं। ओके, कहता है टोटल कितने हैं। अगर ये सपोज 3x है, ये 5x हो जाएंगे। गर्ल्स अगर 3x है, बॉयज 5x हो जाएंगे। तो कहता है टोटल, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे 8x है और 8x की वैल्यू हमारे पास टोटल में गिवन है कितनी, 1440। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतने स्टूडेंट्स, रेशो के अकॉर्डिंग इतने स्टूडेंट्स, यानी कि हम कहेंगे 8 रेशो बराबर होगा 1440 स्टूडेंट्स। ओके, तो अब मैं अगर डिवाइड करोगे इसका इस तरीके से, तो मैं गर्ल्स और बॉयज का रेशियो निकाल सकता हूँ। गर्ल्स टोटल कितने, बॉयज कितने, मैं निकाल सकता हूँ इनिशियल स्टेज में भी। ठीक है, तो टोटल है 8, 8 में से 3 यूनिट है गर्ल्स। ठीक है, और टोटल स्टूडेंट से 1440, तो ये हो गए हमारे गर्ल्स। ठीक है, तो कितने आ जाएंगे, 8 कई 8। ठीक है, तो कितने बचे यहाँ पे, 6 बचे है ना, 8 6 हो गए 14, 6 बच गए, 8 8 64 जीरो, यानी कि 3 इंटू 18 कितना होता है, 540। 540। ठीक है, 18 त्रिया 18 दूनी 36 और 18 त्रिया 54। ठीक है, ओके, यानी कि 540। 540 अगर गर्ल्स है तो टोटल इतने हैं, तो बॉयज कितने होंगे, बताना मेरे भाई, बॉयज कितने हो गए। अरे यार खुदा के लिए बताना, 900 होंगे। 900 प्लस 540 हो गए ना, 1440। ओके, नाउ हमें क्वेश्चन कहता है 30 गर्ल्स वर शिफ्टेड टू अदर ब्रांच ऑफ द स्कूल। 30 गर्ल्स को दूसरे ब्रांच में रखा जाता है। तो अब देखो वहां पे कितने बचे, आप बोलोगे सर 870। ठीक है, ओके जी। हाउ मेनी मोर बॉयज शुड बी एडमिटेड, कितने बॉयज को हम एडमिट करेंगे यहाँ पे, ताकि रेशो बने 2:3। 2:3 रेशो हमें 2:3, यानी कि ये 3 की यूनिट की वैल्यू है, ये 3 यूनिट की वैल्यू है, ये 3 यूनिट्स की वैल्यू है, 2 की हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अगर ये 3 यूनिट्स की वैल्यू है तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 3 से इसको काटो, 3 दूनी 6, 2 यहाँ पे, 3 9 27 और 0। ठीक है, यानी कि 290 एक यूनिट की वैल्यू, तो 2 यूनिट्स की वैल्यू इंटू 2, ये हो गए बॉयज। तो 2 2 9 जार 2 इंटू 9 18, 1 2 2 जार 4, एक हो गया 5, 580। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमें होना चाहिए 580। ठीक है, 540 है, 580 कब बन जाएगी, जब हम इसमें और कितने बच्चे डालेंगे, 40, और 40 ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर। बताओ, इसके तरीके और भी है, सिंपल सिंपल से तरीके हैं, लेकिन बस जैसा मैंने बताया है वैसा आप करो, कोई मसला नहीं है। ओके जी, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन बनाओ। कहता है फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 15। ग्रेटेस्ट बड़े से बड़ा नंबर हमें बताना है इन गिवन ऑप्शंस में, जो 15 से डिवाइड होगा, 15 से डिविजिबल होगा। अब आप मुझे बताओ, 15 में आपको दिख रहा है 5 इंटू 3। ठीक है, और 5 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने पढ़ाया है कि ये इन्हीं नंबर को डिवाइड करेगा जिनका यूनिट डिजिट या तो 5 होगा या तो 0 होगा। ठीक है, यानी कि हम कहेंगे 15 अब उसी नंबर को डिवाइड करेगा जिसका यूनिट प्लेस पे यूनिट डिजिट ये क्या है बेटा, यूनिट डिजिट जिसका यूनिट डिजिट क्या होगा, या तो 5 होगा या तो 0 होगा। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन हमें एक ही मिलता है, तो इसी को ये डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ना 5 है ना 0 है, यहाँ पे ना 5 है ना 0 है, यहाँ पे ना 5 है, यहाँ पे ना 0 है, तो यहाँ पे 5 तो है, तो इसी को ये डिवाइड करेगा। आई मेरी बात समझ? क्या तरीका होता है, अदरवाइज आपको एक एक ऑप्शन उठाना था और 15 से डिवाइड करके चेक करना था, तो वहां पे टाइम लग सकता है। ओके, बताओ भाई मेरे नेक्स्ट सवाल, ये वाला क्वेश्चन कहता है, a man saves rupees 8,000 per month from his salary. He spent 75% of his salary each month. What is his salary in rupees?
ओके डियर गाइस, मैंने आपको पढ़ा है इनकम से अगर हम एक्सपेंडिचर सब्ट्रैक्ट करते वहां पे लिखिए सेविंग्स। ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया है ना। आपकी तनख्वाह में से आपके खर्चे को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आपको बचता है वो आपकी सेविंग्स होती है। आपकी तनख्वाह 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए खर्चा हो गए, तो 5 लाख में से 4 लाख उतारो तो कितना रहता है? 1 लाख। 1 लाख रुपए आपने बचत करा, ठीक है, वो तो उसको कहते हैं सेविंग्स, राइट। अगर हम इसकी इनकम मान लेते हैं 100%, 100%, तो स्पेंड ये करता है 75%। स्पेंड कितना करता है बेटा? 75%। तो सेविंग्स कितना करा करा होगा? आप बोलोगे सर 25% सेविंग्स करता होगा, ठीक है। ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, लेकिन ये सेव करता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8000, यानी कि इस 25% की वैल्यू है कितने हजार रुपए? 8000 रुपए, ठीक है। तो 100% की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो भाई मेरे क्या कह रहा है? कह रहा है कि 8000 रुपए वैल्यू है किसकी? 25% की, ठीक है। और 100% इसकी टोटल इनकम होगी, टोटल इनकम होगी तो मंथली सैलरी होगी, तो ये हमें निकालना है। अब देखो 25 से एक बार, 25 से 4 बार, 4 इंटू 8 यानी कि 32, 4 8 आर 32 एंड 30 30 32 000 32 000, ऑप्शन फर्स्ट। आई बात समझ? नेक्स्ट। अच्छा, अदर ऑप्शंस आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये बड़े बड़े लाखों में ये ऑप्शंस है, ये तो वैसे भी नहीं होंगे। 2 ऑप्शंस में आप फंस सकते थे, तो आप अगर तुक्का भी मारते तो 50% करेक्ट चांसेस हो सकते थे। नेक्स्ट, 1/5 ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज 20? कहता है 1/5, 1/5 किस नंबर का हमें 20 मिलेगा, ठीक है। तो आप देखो भाई मेरे, x इज इक्वल टू 5 इंटू 20 यानी कि 100, तो मौके पे ही आप कर सकते थे। दूसरा हो गया ऑप्शन से, ठीक है। अगर ऑप्शन से करेंगे, क्या 80 का 1/5 हमारे पास 20 मिलता है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे 16 मिलेगा, और 16 20 के इक्वल नहीं होता, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। दूसरा हम दिखा लेंगे 60 का 1/5 अगर हम देखेंगे, 60 का 1/5 अगर हम देखेंगे तो वो 12 होता है। क्या 12 20 के इक्वल है? बोलोगे सर नहीं है, क्योंकि 20 के इक्वल मिलना चाहिए, है ना। अब तीसरा ऑप्शन देखेंगे 100, 100 का 1/5 निकालिए, ठीक है। 5 20 आर 100 यानी कि 20, और 20 के इक्वल होता है कि नहीं होता, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ? नेक्स्ट बनाओ ये वाला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट डिविजिबल बाय 5? कौन सा नंबर है जो 5 से डिविजिबल नहीं होगा? मैंने आपको बताया 5 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि कोई भी नंबर को ये काटेगा जिसका यूनिट डिजिट पे या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब है बाय मेरी डी को अगर आप देखोगे तो यूनिट डिजिट 0 है, तो इसको ये काटेगा। 90 को देखोगे 0 यूनिट डिजिट है, काटेगा। तो 45 है, 5 यूनिट डिजिट है, 5 यूनिट डिजिट है, तो इसको भी ये डिवाइड करेगा। तो किसको नहीं करेगा वो हमसे पूछा है, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 7 है, और 7 ना 0 होता ना 5 होता, 7 ही होता है। और 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि यूनिट प्लेस डिजिट पे आपका जो डिजिट होगा वो या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। बताओ भाई मेरे। दूसरा मेथड हो गया, अगर आप बिल्कुल नल्ले हो, नाकारे बच्चे हो, फिर आप एक एक ऑप्शन को 5 से डिवाइड करो, जो पूरा पूरा नहीं कटेगा वही आंसर है, और आपको पता चलेगा कि 107 5 से पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो आप टिक करोगे। नेक्स्ट, ये वाला सवाल बनाओ। क्या है? 27 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 प्लस 6, सॉरी दिस इज -6, ओके। 27 डिवाइड बाई 3 कितना होता है? 9, 9 इंटू 2 कितना होता है? 18 -6, सो 18 -6 कितना होएगा भाई मेरे? 12, 12, 12 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ये वाला बताओ। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 729? ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट आपको फाइंड आउट करना है। अगर हम ऑप्शन ए को उठाएंगे, 23 का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। 23, तो 3 3 आर 9, यानी कि ये 729 हमें देगा, क्योंकि ये यूनिट डिजिट को देखो ना, यूनिट डिजिट 3 3 आर 9 है ना, यूनिट डिजिट यहाँ पे 9 है ना। तो अगर हम 27 को उठाते, सपोज 27, ठीक है, इंटू 27,
हम इस तरीके से करते ना, हमें कोई नंबर मिलता 7 7 49, ठीक है, इसका भी यूनिट डिजिट 9 है, तो हम यहाँ पे दो ऑप्शंस में फंस सकते थे, दो ऑप्शंस में हम यहाँ पे फंस सकते थे, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन हम यहाँ पे अगर चेक करेंगे 29 है, 29 है, 29 इंटू 29, 9 9 18, 81, यानी कि कोई ऑप्शन मिलेगा उसके यूनिट डिजिट 1 होगा, ठीक है, 1 होगा। तो डी उठाएंगे 19 इंटू 19। वैसे अगर आपने परफेक्ट स्क्वायर याद किए होगी तब आपसे ये क्वेश्चन होना चाहिए, 9 9 81, यानी कि यूनिट डिजिट 1 होगा। अब आप बोलोगे सर 23 इसका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल भी ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक। हाँ, 9 9 81, 25 25 625, हाँ 27 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना? 27, 27 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, तो ये क्वेश्चन ऑप्शन बी, वैसे आप इसको चेक कर लेना, मुझे अभी से ट्रैक नहीं हो रहा है दिमाग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, ये वाला। द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ नंबर 89 इज, कौन सा ऑप्शन हमें 89 की इक्वल वैल्यू देगा वो हमें बताना है, वो हमें बताना है। ओके, बताओ भाई मेरे, कौन सा मुश्किल है? पहला ऑप्शन अगर हम उठाएंगे वो है 10 इंटू 8 प्लस 9, 10 8 जार 80, 80 प्लस 9 89, कंडीशन सेटिस्फाई, सो देयरफॉर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट डिविजिबल बाय 3, कौन सा नंबर है जो डिविजिबल बाय 3 नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होएगा, ठीक। तो देखेंगे, चेक करेंगे, ओके। और क्या कर सकते हैं, 6 3 हो गए 9, 9 को 3 से डिवाइड करेगी तो बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। 8 तो और 9, 8 और 9 यानी कि 10 और 7 हो गए 17, 17 को 3 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। ये 21 को देखिए, 2 प्लस 1 कितना होता है 3, 3 को 3 से डिवाइड करेगी तो बिल्कुल हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो और ये 24, 2 प्लस 4 कितना होता है 6, 6 को 3 से डिवाइड करेगी तो बिल्कुल होगा। तो हमें बोलना था कौन नहीं होगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही एक ऑप्शन है जो कि 3 से डिवाइड नहीं होगा। दूसरा मेथड, दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है आप ट्रेडिशनल अप्रोच से करो, ठीक है। अगर आप 89 को उठाओगे 3 से डिवाइड करोगे, 3 दूनी 6, ठीक है, तो कितना बचा 2 और ऊपर से कितना आ जाएगा 9, ठीक है। सो 3 9 27, 3 9 27, अब कितना बचा 2, 2 को क्या करोगे भाई, 2 तो हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर आ गया, ठीक है, ये तो रिमाइंडर बच गया। तो यही इस करेक्ट आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन का। अब लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी, बनाओ। कहता है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 60 मीटर इफ इट इज लेंथ इज 20 मीटर, इट्स ब्रेड्थ इज, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है, बता। वो होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब कहता है ये किसके इक्वल है, 60 मीटर के इक्वल है, 60 मीटर के इक्वल है, यानी कि 2 टाइम्स लेंथ हमारे पास गिवन है, इफ इट्स लेंथ इज 20 मीटर तो 20, और ब्रेड्थ हमें पता नहीं है, ठीक है। तो बस सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 20 कितना होता है 40, प्लस 2 इंटू बी यानी कि 2b इज इक्वल टू 60, राइट। तो 40 को वहां लेगी यानी कि 2b इज इक्वल टू 20, यानी कि b इज इक्वल टू 2 10 आर 20। बताओ, तो अब आपने क्या देखा, अब आपने देखा कि 50 में 50 नंबर आपने क्या किए, 100% एक्यूरेसी के साथ, 100% एक्यूरेसी के साथ क्या किए, ठीक किए, ठीक है। बस यही लेवल, इससे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है हमारे VLW के लेवल, VLW के पेपर का लेवल। ओके, सो गाइज अगर आपने यहां पे अच्छा किया और मेरी आपको ट्रिक्स एंड टेक्निक्स आपको समझ में आ गई है, 100% अगर आ गई, चलो अगर आपको 80% भी
समझ में आ गई ना, तब आपकी प्रिपरेशन लेवल बहुत अच्छी है। ठीक है, बाकी मुझसे पढ़ने के लिए और अपनी सिलेक्शन के लिए चार चांद अपनी तैयारी को लगाने के लिए क्या कर सकते हो, मेरी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप वहां पे मेरे VLW वाले बैच में क्या हो सकते हो, एनरोल हो सकते हो। एक बात, दूसरी बात, कुछ ही दिनों में मैं सारे एग्जाम्स के लिए एक कंबाइनड कोर्स लेके आ रहा हूं। तो मैं कंटेंट पे अभी बहुत काम कर रहा हूँ, टाइप वाइज क्वेश्चंस को अरेंज कर रहा हूँ और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक्स का उसका पूरा लॉजिक तैयार कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो वो बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आपको ये वीडियो कैसा लगा और एनालिसिस कैसा लगा मेरा, और मेरा पढ़ाना कैसा लगा, उसका फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज और मेहनत करते रहिए।